अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम बात करते हैं कि किसी भी मुल्क में अच्छा शहरी होने का सबूत देने की मिसालें हम देते हैं, लेकिन जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं या हम अपनी ज़ात की बात करते हैं तो सबसे पहले जो अच्छा मुल्क बनाते हैं वो कौम बनाती है। अच्छा शहरी बनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एहसास ज़िम्मेदारी। जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, आप जानेंगे नहीं कि अगर आप इस कौम का हिस्सा हैं, उसका फ़र्द है, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ज़िम्मेदारी क्या है। जिस तरह हम घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं, जिस तरह हम घर की ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, वैसे ही मिन हैसुल कौम और उस कौम का फ़र्द होने के नाते हमारी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम चीज़ों को समझें, जानने की कोशिश करें कि हालात क्या हैं और उन हालात में हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आप समझ सकते होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ाना जब हम शो का आगाज़ करते हैं तो कोरोना के ऊपर बात करते हैं कि कोविड-19 की क्या सूरत हाल है मुल्क भर में। जिस हिसाब से केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अब इसका शिकार हो रहे हैं और शदीद हद तक मुतासिर हो रहे हैं। कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारियों का मुजाहरा नहीं कर रहे, जिस पर शदीद जो है ना वो तशवीश पाई जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मगरिब की साजिश, हमेशा की तरह हर चीज़ को हम बहुत आसान एस्केप तलाश करते हैं और कह देते हैं ये हमारे ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये बात कहकर टाल देते हैं। उसके अलावा बात यह है कि जो हमें करने की चीज़ है, जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो है एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा, वो हम नहीं कर रहे। बाकी सारी दुनिया की तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। जाने ज़ाया हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, फ्रंट लाइनर्स डॉक्टर्स इससे मुतासिर हो रहे हैं, हमारे अस्पतालों में जगह नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, ये दुनिया भर की सूरत हाल है। इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जिसका पहिया है, मईशत का पहिया, वो रुका हुआ है सारी दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि एक मजाक है, कॉन्स्पिरेसी है, और अगर है भी तो भाई आपको अपनी जान प्यारी तो होगी, उस जान का ही तहफ़्फ़ुज़ कर लें, उसी की हिफाजत कर लें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए। कोविड-19 की जो वबा की हम बात कर रहे हैं, जहां जिसकी वजह से मईशत का पहिया बुरी तरीके से जाम है, वहीं पर हमने देखा कि तालीमी इदारे सबसे पहले बंद कर दिए गए थे और अभी तक उनको नहीं खोला गया है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, अब अगर दुनिया भर की सूरत हाल पर अगर नजर डालें तो न्यूजीलैंड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि वहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और वहां पर लास्ट केस भी जो था वो अब रिकवर होकर अपने घर को जा चुका है। इसका मतलब यह है बज़ाहिर अभी वहां पर कोविड अंडर कंट्रोल है और सब कुछ क्लियर हो गया है। तो उन्होंने स्कूल्स एसओपीज के साथ खोल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए, उसके अलावा चीन की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी एसओपीज डिज़ाइन किए हैं, जहां पर अलहदा डेस्क बच्चों के लिए वो होगी, जिसमें 1 मीटर का फासला रखा जाएगा, एक डेस्क पे एक ही बच्चा मौजूद होगा, सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे, डिसइंफेक्टेंट गेट्स लगाए जाएंगे, मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करवा कर इसको शिकस्त दी जा सकती है। तो क्या पाकिस्तान में स्कूल खोलने के लिए भी इसी तरह की एसओपीज डिज़ाइन हो रही हैं? कब तक खोले जा सकेंगे? बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जा सकेगा? और ये जो तालीम का हर्ज हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ तारिक शाह साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो। तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू डूइंग? क्या प्लान है आप लोगों का? एसओपीज वगैरह डिज़ाइन हो रही हैं, क्या बात हो रही है अभी हुकूमत से? क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, अपडेट तो ये है कि मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी है पाकिस्तान में, और लेकिन उसके अंदर प्रायोरिटी एजुकेशन की नहीं है गवर्नमेंट की, क्योंकि सबसे पहले स्कूल्स बंद हुए तो हम 3 महीने से स्कूल्स बिल्कुल कम्प्लीटली शट ऑफ हैं, बंद किए गए हैं। तो तालीम का जितना नुकसान हो रहा है वो शायद लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है। अभी तो लोग घर पे बैठे हैं कि ठीक है, सही है, स्कूल नहीं जाना है, सेफ्टी सबसे पहले है। हमने भी उसी बेसिस पे सब स्कूल बंद किए थे कि बच्चों की सेफ्टी ऐसी वजह सबसे पहले हमें रखनी पड़ती है। तो लेकिन अब जब सब चीज़ें बहाल हो रही हैं, जब सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं, मार्केट्स खोल दी गई, बाज़ार खोल दिए गए, मॉल्स खोल दिए गए, और आज जो नोटिफिकेशन कल रात आया कि जिम्स भी और नॉर्मल चीज़ें जो भी छोटे छोटे कारोबारी इदारे वो भी खोल दिए जाएंगे। तो अब उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो स्कूल
की प्रायोरिटी लोगों को रखनी चाहिए, तालीम की प्रायोरिटी गवर्नमेंट को रखनी चाहिए। अब बात ये है कि देखिए एसओपीज क्या हो, अब जरा इस पे मैं आपसे बात करूंगी ना कि खोले तो बच्चों का, क्योंकि इशू बहुत ये है और ये कहा गया दुनिया भर में इस चीज को कहा गया कि बच्चों पे तो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तो इस पे भी बात करेंगे। जिया अशरफ चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बायो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं जिया साहब शो में। बात वही है कि इस वक्त स्कूल्स खोलना है, तालीम का हर्ज भी हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम अब ये बात कर रहे हैं, अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि हमें इसको एडॉप्ट करना है, ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए और हमें अपना लाइफस्टाइल मोल्ड एंड चेंज करना पड़ेगा। बच्चों के लिए इस वक्त स्कूल खोलना आप समझते हैं बिल कंडीशंस हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस पे तो मैं शायद कोई क्लियर राय ना दूं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पे चलेगा। लेकिन हम सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए अगर स्कूल खुलते हैं या जब स्कूल खुलते हैं, कि क्या क्या चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे हमारे बच्चे सेफ रहें और पढ़ाई का भी हर्ज ना हो। तो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मतलब 3 चीज़ों की हमें देखना होगा। एक है हमारे पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। दूसरे नंबर पे कुछ बच्चों पे जिम्मेदारियां होंगी कि उन्होंने क्या करना है। और थर्ड है जो स्कूल की मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या करना है। तो जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को घर से अच्छी तरह से हाथ डिसइंफेक्ट करके, हैंड वॉशिंग करके, उसके बाद उसके फेस पे मास्क वगैरह पहन के उसको अच्छी तरह बता के भेजें कि बच्चे आपने ये स्कूल के अंदर नहीं उतारना। बातचीत के दौरान भी अपने दोस्तों से ज़रा फासले पे रहना है। फिर ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चों को कोई टेम्परेचर फील हो रहा है तो वो उसको चेक करवाएं डॉक्टर के साथ, ताकि क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो बुखार है, वो भी इसकी एक कैफियत का नाम है। कोरोना वायरस में होता है और खांसी वगैरह, तो उससे भी पेरेंट्स का काम है कि उसको चेक कराएं। फिर बच्चे जब स्कूल में एंटर होते हैं तो इंश्योर किया जाए, जो स्कूल का स्टाफ है, जो स्कूल की मैनेजमेंट है, वो इंश्योर करे कि बच्चे ने जो SOPs हमने कहे हैं क्या वो फॉलो किए हुए हैं, क्या उसने मास्क पहना हुआ है, क्या हाथ उसने वॉश करके आया है, जो सैनिटाइजर है वो एंट्री पे भी हो स्कूल की और वापसी एग्जिट के ऊपर भी हो। बेशक वो अपने हाथ वॉश करके भी आया है, फिर भी उसके हाथ वॉश करके उसको भेजा जाए। फिर एक नीचे होता है फ्लोर पैड के ऊपर जो है हमने ब्लीच वगैरह डाली हुई हो। उससे ये होगा कि जो बच्चा उसके ऊपर से गुजरेगा तो उसके पाँव जो है वो ऑटोमेटिकली, जो शूज़ का नीचे वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो यही 2 चीजें होती हैं इन्फेक्शन को ड्रैग करने वाली, एक पाँव से जाती है, दूसरा हमारे हाथ से जाती है। सही है। तो बाकी ये है कि वहाँ पे भी टेम्परेचर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो थर्मोमीटर है, वो हमारे पास हो इंफ्रारेड वाले। उससे जो हर बच्चा गुजर रहा है वो सिर्फ खाना पूरी ना की जाए, बेहतर ये है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा खुदा ना खास्ता कोई इल होता है तो उससे बाकी सारे इल हो जाएंगे। स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, सबने एक टाइम पे स्कूल में चेक इन करना है, असेंबली में आना है, तो कैसे सबकी स्कैनिंग होगी तारिक शाह साहब? और जो हम ये टेम्परेचर चेक करने वाली बात कर रहे हैं, ये SOPs तो होंगे, लेकिन इसको फॉलो इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के साथ कैसे इम्प्लीमेंटेबल होगा? देखिए, ये हमने गवर्नमेंट को भी सजेशन सबमिट किए हैं, SOPs सबमिट किए हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और हर स्कूल के लिए पॉसिबल भी है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ को SOPs दिए गए हैं वो ऑब्वियसली स्कूल्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉस्टली भी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो की नहीं जा सकती, लेकिन स्कूल्स के लिए हमने तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो SOPs में सबमिट की हैं वो ये भी हैं कि देखें, एक बात उन्होंने सही की कि बच्चों को इनिशियली जब वो एंटर हों तो ग्लव्स, मास्क और उनके शूज़ को डिसइंफेक्ट किया जाए। इवन स्कूल को भी डिसइंफेक्ट किया जा सकता है और वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जहाँ तक बात आती है बच्चों की कि वो बहुत सारे क्वांटिटी में स्कूल के अंदर होते हैं, तो हमने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया है कि आप 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में स्कूल को डिवाइड कर दें। हम अब पोर्शन में स्कूल बच्चों को बुलाया करेंगे। जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में ब्रेक किया जाएगा और स्कूल को 3 शिफ्टों में लगाया जाएगा। सही। तो उसमें यह है कि 10 बच्चे, 9 बच्चे एक शिफ्ट में आएंगे और वो एक शिफ्ट जो होगी वो 2 घंटे की होगी, ताकि उसमें रेसेस, ब्रेक टाइम ना हो, बच्चे आएँ और 4 कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस, ताकि बच्चे आएँ 2 घंटे वो पढ़ें और फिर वापस चले जाएँ अपने घर। तो इस तरह जो है वो कम टाइम के लिए भी बच्चा आएगा तो कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरी चीज़, उनका इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि टीचर
टोटल आवर्स के लिए जो है वो क्लासरूम में मौजूद होगी। बच्चे डिस्टेंस से बैठे होंगे, क्योंकि एक क्लास जिसके अंदर 30 बच्चे बैठते थे, 25 बच्चे बैठते थे, आज वहाँ उस क्लास के अंदर 9 बच्चे बैठेंगे, तो खुद ही से डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो हम काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन बोर्ड हैं आपके साथ इस मामले पे, क्योंकि होता ये है तारिक शाह साहब की बातें तो बहुत हो जाती हैं हमारी, और जैसे मैंने भी स्टार्ट में बात की कि जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हो रहा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें वहां पर भी एज सच SOPs फॉलो करवाने की बात हुई है, लेकिन खिलाफ वर्जी करने वाले करते हैं। मैं खुद भी अपना मास्क उतार दूंगी तो फिर मतलब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते। तो ऐसे में स्कूल्स ऑन बोर्ड हैं आपके साथ तमाम कि हम जी बिल्कुल तैयार हैं कि ऐसा ही होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सब स्कूल्स तैयार हैं, क्योंकि एक एलिमेंट तो ये है कि बच्चों की सेफ्टी भी रखनी है, लेकिन दूसरा एलिमेंट जो है वो बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। माँ बाप अब जो है परेशान हो रहे हैं कि अब बच्चों का क्या होगा, अगर मजीद 2-3 महीने स्कूल बंद रहेगा तो बच्चा तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा जितना पढ़ा है, क्योंकि बच्चों को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ पढ़ाना होता है। तो सारे स्कूल्स ऑन बोर्ड हैं, और मैं आपको बताऊँ कि बच्चों की सेफ्टी हर स्कूल की प्रायोरिटी होती है। किसी ने जब लास्ट टाइम APS आया था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त भी स्कूल ने सिक्योरिटी को मेक श्योर किया था बच्चों के लिए, किसी भी तरह किया था, जिस तरह वो कर सकता था स्कूल उसने मेक श्योर किया। तो अभी भी करेंगे इंशाल्लाह, और इसके अंदर पेरेंट को साथ देना पड़ेगा, बच्चों को हमें गाइडेंस फराहम करनी पड़ेगी, बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। जो आज हमने मार्केट्स के अंदर हालात देखे वो हमारी तालीम का फुकदान ही था, हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान था, जो लोगों ने SOPs फॉलो नहीं की जबकि करनी चाहिए थी। तो हमें ये लगता है कि तालीम से ज़्यादा हमारी तरबियत का फुकदान है और रहा है, और बिल्कुल मैं तो चाहूँगी कि स्कूल्स में भी अब इन चीज़ों पे फोकस किया जाए कि हम जो है वो क्रिएटिव लर्निंग की तरफ बढ़े, रादर देन कि बच्चों को कोर्स ख़त्म करवाना हो। ये हमने बड़ा जो है वो फेस किया है इस दफ़ा। ज़िया अशरफ चौधरी साहब, जो हम ये भी तारिक साहब से भी बात हुई कि देखें SOPs बना दिए जाते हैं, कुछ लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं, कुछ नहीं। अभी मैंने भी कहा इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट का मुझे ख्याल आ गया कि बड़ी SOPs डिज़ाइन की गई, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट चली तो लोगों ने कितना फॉलो किया हमारे सामने है, उसका इम्पैक्ट क्या आया हमारे सामने है, जितने बड़ी तादाद में केसेस हो रहे हैं और जिस तरह से हो रहे हैं। तो अब ये ट्रांसपोर्ट भी बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे स्कूल वैन्स में जाते आते हैं, और स्कूल वैन्स की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। 10 से 12 बच्चों की गुंजाइश होती है, उसमें 20-22 बच्चे भर के आ रहे होते हैं, बैग्स भी उसी में शामिल होते हैं, बच्चे घुस घुस के बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से जो है ना वो इन वैन्स में बच्चों को लाया जाएगा, बच्चे कैसे पहुँचेंगे, उनमें क्या SOPs बनानी पड़ेंगी? जी रमशा, बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ पे 6 की जगह हो वहाँ पे 8, 9, 10 बच्चे बिठाए होते हैं, कुछ बाहर लटके हुए भी नजर आते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मतलब हमें डबल सीट्स या ट्रिपल सीट्स का वो उनसे रेंट लेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन उससे ये है कि हमारा बच्चा जो है वो सेफ रहेगा। तो वो डेफिनेटली अगर स्कूल की बस है तो भी ज़रूरी है कि एक सीट के साथ एक सीट खाली पड़ी हुई हो, और अगर पेरेंट्स अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही है तो उसमें बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। बच्चों के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है, बच्चों की SOP कंप्लाइंस हो जाती है। बच्चे बिल्कुल इस तरह होते हैं जिस तरह बड़े कर रहे हो बच्चे उस तरह करते हैं। अगर हम बड़ों को वो देखेंगे कि SOP कंप्लाइंस कर रहे हैं, स्कूल की मैनेजमेंट मास्क पहन के आ रही है, स्कूल की मैनेजमेंट हैंड वॉशिंग का प्रॉपर इंतजाम कर रही है, तो बच्चे डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। बच्चे जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन वो देखते हैं अपने बड़ों को, वो एज मॉडल लेते हैं। दूसरी बात आती है कि फ्लेक्सिबल लीव पॉलिसी भी हो, कि अगर खुदा न खासा कोई टीचर फील ठीक नहीं कर रहा या बच्चा ठीक फील नहीं कर रहा तो उसके लिए फ्लेक्सिबल लीव पॉलिसी हो, कि स्कूल वाले उसको तंग नहीं करें कि वो अगर नहीं आना चाहता, वो ठीक फील नहीं कर रहा। ये होगा तो हमारा काम ठीक होगा। अदरवाइज अगर कहेंगे कि नहीं आप ठीक नहीं भी हैं तो स्कूल आए, तो फिर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्लेक्सिबल लीव पॉलिसी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन पुलिस का। उसके अलावा स्कूल जो है इन टच हो, किसी भी मेडिकल जो फैसिलिटी है उसके साथ भी पुलिस, मेडिकल फैसिलिटी और टीचर्स और आपस में जो पेरेंट्स हैं, ये चारों का कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा तो उसके पेरेंट्स उसको बताएं, अगर कोई टीचर फील नहीं कर रहा इस तरह बताएं। अगर कोई इशू होता है तो स्कूल में एक बंदे की ड्यूटी लगा दें कि वो चेक एंड बैलेंस रखे हर क्लास के ऊपर कि SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। उसको बायो सेफ्टी ऑफिसर का नाम दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा तो वो डायरेक्ट मेडिकल फैसिलिटी से कांटेक्ट करे। मतलब एक बंदे को फोकल ड्यूटी ही दे दें कि वो चीज़ों की कंप्लायंस चेक करे कि आया कि यहाँ पे चीज़ फॉलो हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो वो जिम्मेदार कंसीडर हो। जब हम एक बंदे को जिम्मेदार कंसीडर करेंगे ना, फिर जाके काम होगा। अगर पूरे बाजार में हम कहेंगे कि सब ने फॉलो नहीं किया, फिर प्रॉब्लम होगी। एक बंदा जिसको हम जिम्मेदारी दे देंगे वही जिम्मेदार होगा। अगर कंप्लायंस नहीं हुई तो फिर काम होगा ठीक।
अगर हम 10 या 20 बंदों पे करें तो वो एक दूसरे पे डालने की बात करते हैं। तो एसओपी कंप्लायंस इस तरह से हो सकती है। सही, कैसे आप इस तजवीज़ को लेते हैं तारिशा साहब? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ है और बिल्कुल सही बात है कि अब बाउंड नहीं किया जाएगा, और बल्कि स्कूल जब स्टार्ट होंगे तो हमने ये भी तय किया हुआ है कि हम एक डिस्क्लेमर फॉर्म जो है सबसे फिलअप कराएंगे कि आप लोगों को खुद भी जज करना होगा कि अगर उनकी तबीयत ख़राब उनको महसूस हो रही है तो वो खुद से जो है वो उस दिन स्कूल ना आएँ या उस अरसे के लिए स्कूल ना आएँ, ताकि इन्फॉर्म कर दें। और बिल्कुल बात सही है कि जब एक वबा फैली हुई है तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगर कोई बच्चा जो है उससे मुतासर हो जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर उसको घर पे रहना पड़ेगा, उसकी तालीम का जो नुकसान हो रहा होगा उसको किसी न किसी तरह घर पे जो है ना वो अकोमोडेट किया जाएगा, ताकि वो डिसिप्लिनरी कमेटी में से भी किसी को चार्ज स्कूल में दिया जाए कि वो इन सारी चीज़ों को देखे ताकि वो जवाब दे। ये बड़ा अच्छा सजेशन। और मैं आपको बताऊँ, जो बाज़ारों में एसओपीज़ फॉलो नहीं हुए उसकी बेसिस पे स्कूल को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए तालीमी इदारे हैं, वो अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे, और मैं आपको बताऊँ कि आर्मी के बाद दूसरा इदारा ये है जिस पे डिसिप्लिन देखा जाता है, तो हम मेक श्योर कराएंगे। और हमारे ऊपर भी रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, वो भी वॉच कर सकती है, सरप्राइज विजिट कर सकती है आके, और अगर कहीं से कंप्लेन आ रही है वहाँ पे विजिट करें, और हम उस रेगुलेटरी बॉडी के साथ होंगे। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किसी स्कूल के खिलाफ लिया जाएगा या एसओपीज़ फॉलो ना करने के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो हम गवर्नमेंट के साथ होंगे, क्योंकि वो अगर फॉलो नहीं कर रहा तो हम बाकी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो ना करे। तो देखिए ये जब मामला स्टार्ट होगा, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि खुदारा तालीम को अहमियत दें। देखें, कपड़े ख़रीदने इतने शायद ज़रूरी नहीं थे जितने तालीम देना बच्चों को ज़रूरी है, तो इसमें इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है। और आप स्कूल खोलें, एसओपीज़ बनाएं, हमने जो सजेशन दिए हैं उसको भी अकोमोडेट करें, और एक बेहतर एसओपी जो हर कोई फॉलो कर सकता है वो बनाए जाएँ और स्कूल खोले जाएँ। इस चीज़ को भी शामिल कर सकते हैं ज़िया अशरफ चौधरी साहब के जो बच्चे हैं वो भी जो पीपीईज़ की हम बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स और इक्विपमेंट्स, उसका इस्तेमाल करें, जैसे ग्लव्स, मास्क, और आप वो यूनिफॉर्म की जगह वो भी पहन सकते हैं जो आप किड्स की हम बात कर रहे हैं, और हम इवन टीचर्स, ताकि तमाम ही लोग एक दूसरे से जो है ना वो महफूज रहें। और क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, शरारती भी होते हैं, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग समझाना भी मुश्किल होगा। बट देन अगेन स्कूल की जिम्मेदारी है कि उनको डिसिप्लिन सिखाया जाए, और शायद ये वक्त है कि हम बेहतर तरीके से और ज़्यादा कीनली बच्चों को ये चीज़ समझा देंगे। तो इज़ दैट पॉसिबल? ये करना कितना इफेक्टिव हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। एक हमारा लोकल एनवायरनमेंट कैसा है, और दूसरा रिसोर्सेज। ये सारे गियर्स पहनना जो कि हॉस्पिटल में चाहिए, मेरा ख्याल है ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच्चे आ रहे हैं वो सामने जो उनकी फिजिकल कंडीशन है जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि वो सेहतमंद है। हॉस्पिटल में बच्चे खुदा ना खास्ता नहीं स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं है। ओनली मास्क इज़ इनफ। इवन ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं है। ग्लव्स आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि ग्लव्स फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। बच्चे ग्लव्स पहन के सारा कुछ करेंगे, अपने हाथ को भी, अपने नोज को भी टच करेंगे, फेस को भी टच करेंगे, तो हाथ धोएंगे भी नहीं। अगर धोएंगे तो कहेंगे तो ग्लव्स ज़ाया हो गए। तो फिर ये है कि ये रिसोर्सेज का वेस्ट है। मास्क वो ज़रूरी है, बाकी ग्लव्स जो बाकी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा डिस्टेंस। सही, तो यानी टेम्परेचर चेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे और सोशल डिस्टेंसिंग देन अगेन, और डिसिप्लिन स्कूल में तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन इसको मजीद मेक श्योर करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिल्कुल। ज़िया साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। तारिशा साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात यही है कि देखें, हमें जहाँ हम तमाम चीज़ों को खोल रहे हैं वहाँ हमें प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि अभी हमारी जो माशरे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चों की एजुकेशन, उस पर हमें काम करना होगा। एसओपीज़ डिज़ाइन करते हुए उसे भी नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत होगी। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। अब हम बात करेंगे कुछ इकॉनमी के हवाले से। जैसे कि हम कह रहे थे कि कोविड-19 की वजह से जो मईशत का पहिया है वो रुका हुआ है और शदीद मुतासर हुई है मईशत। अब करना क्या होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस को होते हैं, कोविड-19 के बाद ये जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। तो जो कारोबार की सूरत हाल है उसमें कैसे बेहतरी लेकर आनी है। दूसरी बात, ये बेरोज़गारी में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है उसके लिए हुकूमत को
माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर कितना फोकस करना होगा, या कौन से ऐसे इक़दामात करने होंगे जो लोगों को एक बेहतर रोजगार फराहम कर सकें, ना कि हम उन पैकेजेस की तरफ देखें कि जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हों। और दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान, जो कि इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों बात की थी कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, डिजिटलाइज किया जाएगा चीज़ों को, तो उस नए पाकिस्तान में जो डिजिटल पाकिस्तान है उसमें किस हद तक काम हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है इस कोविड-19 में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई हमें दिखाई दी है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है। तो कैसे सारी चीज़ें होंगी, शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। शकील रामे साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि जो कारोबार है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। अब लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ, ख़त्म कर दिया गया ऑलमोस्ट, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि इसको कितना अरसा लगेगा रीगेन करने में अपनी चीज़ों को, क्योंकि दूसरी तरफ जो बड़ा चैलेंज है वो ये भी है कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, सिचुएशन और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। शकील रामे साहब जी, इसमें देखें जो अभी बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, टाइम तो अभी देखें जो कि ग्लोबल अभी आई थी, प्रेडिक्शंस आई हैं, IMF वगैरह ने जो बात की है वो कहते हैं कि 2021 में जाके इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू करेगी। इस साल जो है कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है वो कंट्रैक्ट करेगी, यानी कि वो नेगेटिव में जो ग्रोथ जो है कि वो हमारी नेगेटिव में चली जाएगी। पूरी दुनिया में जो हो रहा है और पाकिस्तान इसमें सिंगल आउट नहीं है। पर हमारा इसलिए हमें इशू बहुत बड़ा लगता है कि हमारी इकोनॉमी पहले ही बहुत बुरे हालात में थी और अब उसमें यानी कि जब मजीद उसमें बुरे हालात आएंगे तो हमारे लिए वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और हमारे जो जॉब क्रिएशंस की बात की जा रही है, हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो कि पहले ही जो कि हमारे एक जगह बात करें इंडस्ट्री की, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन थी वो नेगेटिव में जा रही, उसकी जो ग्रोथ रेट था वो बड़ा कम था। इसी तरह जो एसएमईज था उनका ग्रोथ रेट भी कम था। अब जो इन हालात में अब मजीद कम होगा, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो जिन ममालिक को हम एक्सपोर्ट करते थे वही कोविड से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। लाइक हमारा यूएसए हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था, या यूके था, या यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज थे, या इधर आप मिडिल ईस्ट में चल जाए तो मिडिल ईस्ट में देखें हालात कुछ अच्छे नहीं है। दिन ब दिन वहाँ पर जो लॉकडाउन है बहुत ज़्यादा हो गया है। इवन अभी सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने जो उनके होम बेनिफिट देते थे उनको भी उन्होंने कट किया था। तो इस सारे हालात में जो हम कह सकते हैं कि अभी जो मजीद हमें जो हमारी इकोनॉमी को क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन है बहुत लिमिटेड है। एक जो ऑप्शन है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, हालांकि कहते हैं सियाना वही होता है कि वो कहते हैं ना कि एक परिंदा हाथ में तो बेहतर होता है दो जो बजाय इसके जो झाड़ियों में हो। हमारे हाथ में जो परिंदा है हम उससे बेनिफिट करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा भी जो कि क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म में हमें एग्रीकल्चर से कुछ मिल सकता था, पर वो उसमें क्या कहते हैं खदाकी करनी ऐसी हुई कि उसमें रिकॉर्डर्स का टिड्डी दल का हमला हो गया। अब उसमें एक नया किस्म का प्रॉब्लम हो गया। अब गवर्नमेंट उधर भी स्ट्रगल कर रही है, तो अभी हम अल्लाह से रहम की अपील ही कर सकते हैं। हमारे जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करें तो हमारे यानी कि जो चांसेस जो कि हमारे जो वो अच्छे चांसेस नहीं है। अब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आप समझते हैं कि क्योंकि अब लॉकडाउन में जिस हद तक नरमी हो गई है, चीज़ें बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही हैं दुनिया भर में, अब चीज़ों को ओपन किया जा रहा है क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन या ये बात हो रही है कि अब हमें इसको लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए चीज़ों को ओपन करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या अब इसको ओपन कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी आ रहा है, और फिर क्या रूल्स में भी तब्दीलियाँ होंगी? शकील रामे साहब देखिए, गवर्नमेंट ने एक ट्राई की है पहले लॉकडाउन को नरम करने की, जो कि ईद से पहले। वहाँ पर सबसे बड़ा मसला आता है लोगों का बिहेवियर है, कि यानी कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल। और ये आप देखिए ना कि जो ईद से पहले की अगर आपने आपकी चैनल से जाहिर बात है कुछ मार्केट्स में जाके उसकी विजुअल्स लिए होंगे, अब देखा होगा इस लोग आप क्या कहते हैं डिस्टेंस बड़ी दूर की बात है, मास्क बड़ी दूर की बात है, लोग तो जाने की जो प्रैक्टिकल कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खरीदारी कर रहे थे। ऐसे हालात में जो गवर्नमेंट के लिए है जो डिसीजन करना वो मुश्किल है। अभी देखिए ना कि हमारा जो कि नंबर्स हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो एक दिन पहले जो हमारा यानी कि 2500 से ज्यादा लोग जो थे एक दिन में पॉजिटिव टेस्ट हुए, ये बड़ी यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारा जो कि अभी कर्व है वो फ्लैटन होने की बजाय या सस्टेन होने की बजाय अभी ऊपर जा रही है। इन हालात में हमें देखें चॉइसेस, मैं पहले भी ये बात मेंटेन करता हूँ, पाकिस्तान के लिए चॉइसेस बहुत डिफिकल्ट है। ये हमारे लिए इकोनॉमी और लाइफ नहीं है, हमारे लिए लाइफ एंड लाइफ है। जिस तरह मैंने पहले भी उसने बात की थी कि हमारी तो फूड इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। फिर हमारे यानी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जो हमारा बिजनेसमैन है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो शॉक को बर्दाश्त कर सके।
अब उसकी वजह से यानी कि जैसे ये सस्टेन होता गया, जो लॉकडाउन सस्टेन होता गया, तो एसएमईज बंद होना शुरू हो गई। जब वो बंद होना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग जो काम करते थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जो कि हम एक देखें ना कि जाहिर यानी कि एक तौर पर लेते हैं, एक फैमिली में हम कहते हैं एक बंदा एम्प्लॉयड है, अगर इसको रहते हैं तो इसको देखें अगर 1 मिलियन लोगों की जॉब्स गई है, इसका मतलब 1 मिलियन फैमिली जो है कि वो इम्पैक्टेड हुई है। अब फैमिली साइज को करते ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, मगर इशू वही आके खड़ा हो जाता है। हमारे पास एक तो ऑलरेडी कम एवेन्यूज है, अगर गवर्नमेंट इसको यानी कि रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लोगों का जो बिहेवियर है गवर्नमेंट को पुश करता है कि गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट हो जाए। अब दुनिया की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए जब यूके में जो बात होता है हम स्कूल खोल देंगे या ये कर देंगे, वहां पर फिर नंबर कल बढ़े हैं डेथ के और सारा कुछ, तो उन्होंने फिर कहा जी नहीं हम अभी सोचेंगे। इस तरह यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। अब वहां हालांकि वो ममालिक ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा भी है कि जो उनको बड़े बड़े पैकेजेस दे सकते हैं, उनकी इकोनॉमी पे भी प्रेशर है कि वो लॉकडाउन को नरम करें। पर वहां पर एक चीज है कि वहां के जो लोग हैं क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज हैं या दूसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर रहे, हमारे थोड़े से कंसेप्ट में जो कि प्रॉब्लम है। अब मसला ये ना कि देखिए ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एक तो सिक्योरिटी के हवाले से है और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, मसाइल भी बढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर पहले जैसा कारोबार नहीं होगा। और देन अगेन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं शकील रामे साहब, जिसमें ये कोविड भी है और उसके बाद बेरोज़गारी भी है, लोगों के पास जो पैसा है वो हाथ में नहीं है फिजिकली, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक तो इस चीज़ को यकीनी बनाना कि आप उसको मेक श्योर कैसे करेंगे, कोई भी आप कारोबार करें उस स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे शकील रामे साहब इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में जहां इतना क्रंच है। देखिए अभी तो हम ना क्या कहते हैं पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं। अब जो पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो होगा वो काफी यानी कि अभी जो बात कर रहे हैं काफी स्केरी होगा। पहली चीज ये है जिस पे भी बिल्कुल बात नहीं हो रही, यानी कि पोस्ट पेंडेमिक में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। हमने देखा ना पहले यानी ISO 9000 है या ISO 14000 है जो कि बात करते हैं लेबर लॉज की बात करते हैं या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि आपने ये स्टैंडर्ड जो है इनको मेंटेन करना है। या इसको मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब GSP प्लस मिला था हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो हम उससे बेनिफिट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, चाइल्ड लेबर पे था, ह्यूमन राइट्स पे था और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, बहुत सारी इश्यूज पे था, तो पाकिस्तान उनको पूरा मीट नहीं कर सका। अब जब कोविड-19 के ISOs आएंगे तो इसको हम कैसे मीट करेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो दो आती है, एक आता है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा आता है कि आपकी जो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स उनको कैसे अडॉप्ट करते हैं। अब देखिए सोशल डिस्टेंस का मतलब है आपने हर बंदे को 6 फीट पे लाजमी लेके रखना है। तो अब जो प्रोडक्शन लाइंस हैं या जहाँ पर वो जो कि एक मालिक था जो पहले उस जगह पे 2 या 3 बंदों को एम्प्लॉय करता था, उसको अब जान के 6 बंदों को एम्प्लॉय करने पड़ेगा। क्या वो इसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है फिर डबल हो जाएगी। अगर वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को सस्टेन करेगा तो उसको जो एम्प्लॉयज है उनकी यानी कि वेजेस को कम करना पड़ेगा। तो अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान कैसे इसको करता है। दूसरी जो एक अहम चीज है जिसपे भी ध्यान काम है वो टेक्नोलॉजी का रोल है। अब देखें दुनिया में अभी जो हमने देखा है कि मैं उसी तरफ आना चाह रही थी शकील रामे साहब। अब ये जो हम इमरान खान साहब ने भी बात की थी, विजन है इमरान खान साहब के पास, बस चीज़ों की एग्जीक्यूशन और पेंडेमिक आ गया, सूरत हाल और वर्स्ट हो गई। अब जब हमने देख लिया कोविड-19 की सिचुएशन में कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, इवन इतनी बड़ी कंपनी है ट्विटर और गूगल, उन्होंने कहा कि आप जो एम्प्लॉयज़ अगर चाहें बाय चॉइस तो वो जब तक इसके एम्प्लॉयज़ हैं चाहे तो वर्क फ्रॉम होम करें, इट इज़ देयर चॉइस। तो इसका मतलब ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटरनेट एप्लीकेशंस, जूम जिस तरह से हमने देखा और बहुत सारी एप्लीकेशंस। तो पाकिस्तान को स्टेबलाइज कैसे करना होगा और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट पे कितना काम होने की ज़रूरत है ताकि हम साथ खड़े हो सकें और जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी और हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या हो सकती हैं? देखिए जी, पहली बात मैं आपको थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का जो सब पहले ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि ये दुनिया में जॉब्स को जो है कि वो अंडरमाइन कर रही थी। मसलन 2017 में मैकेंजी है कि इंस्टीट्यूट, उसने एक प्रेडिक्शन की थी कि 2030 तक ऑलमोस्ट 800 मिलियन जॉब्स जो हैं कि टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी। ऑलमोस्ट 1 बिलियन जॉब्स दुनिया में टेक्नोलॉजी टेक ओवर करेगी। ये बात वो कर रहे हैं कोविड-19 से पहले की। अब जो कोविड-19 है इसने इस प्रोसेस को और एक्सेलरेटेड कर दिया है और अब ये मजीद यानी कि जो नंबर है कि वो अभी प्रेडिक्शन दोबारा की जाए, कैलकुलेशन की जाए तो वो बढ़ चुकी होंगी।
और इसमें एक चीज़ दूसरा, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ओवरटेक करेगी तो इसमें इनइक्वालिटीज़ होने का बहुत बड़ा खदशा है। यानी कि ये होगा कि अगर जूम की बात कर रहे हैं या फेसबुक की बात कर रहे हैं, ये एक बंदा इंडिविजुअली इसको यानी कि ओन करता है, वो साथ इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, उसको लिमिटेड लोग चाहिए, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने के लिए आपको लिमिटेड लोग चाहिए। ये प्रोडक्शन फैसिलिटी तो है नहीं। अभी क्या वो उसको क्या देखिए ना, क्या मिल लगाते हैं तो उसमें कितने लोग चाहिए, और एक बंदे को अपने कंप्यूटर पे बिठा देना या जो 10 प्रोग्राम चलाते रहना, उसको कितने बंदे चाहिए। ये सिंपल सी मिसाल मैं आपको और देता हूँ कि अगर देखिए आप यही जो इंटरव्यू मेरा क्या कर रही है, अगर आप इसको इंडिविजुअल करते हो, आप 3 बंदे भेजते, एक ड्राइवर होता है, कैमरामैन होता है, जो प्रोड्यूस जैसा एक और बंदा होता है। अब वो तीनों लोग नहीं है, सिर्फ मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे बैठा हूँ जो आपके पास बंदा है, यानी कि हम तीनों जॉब जो है एलिमिनेट कर रही हैं। इसी तरह यानी कि ये चीजें होंगी। अब इसका इम्पैक्ट जो मैं बात करता हूँ इनइक्वालिटीज पे हो रहा है। अभी यानी कि सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस वक्त मोर देन 40 मिलियन लोगों ने जॉब्स को लूज किया। मैं बार बार बात दोहरा रहा हूँ सिर्फ इसको वाजे करने के लिए, मगर इसके होते हुए फेसबुक ने इसी 2 माह में 25 बिलियन का उसके क्या कहते हैं नेटवर्थ में उसके इजाफा हुआ है। अगर हम अमेज़न की बात करें तो उसकी नेटवर्थ में $34 बिलियन का इजाफा हुआ है। अगर हम बिल गेट की बात करें तो उसके $8 बिलियन का, यानी कि 3-4 लोगों ने, जो 3 लोग हैं ये, इन्हें $67.9 बिलियन का इनको फायदा, इनकी दौलत में इजाफा हुआ है, और 40 मिलियन लोगों की जॉब चली गई। अब आप इमेजिन करें कि 40 मिलियन लोगों की लाइवलीहुड्स ऑन स्टेक है, और 2-3 बंदे को बिलियंस ऑफ डॉलर कमा गए हैं। 2 माह की बात कर रहा हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। अब देखेंगे हम पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं तो मेरा शुरू से इसको मैं मेंटेन करता हूँ कि हमारा जो वे ऑफ एक्शन है इसको रिफाइन करने की जरूरत है, बल्कि रिवाइज करने की जरूरत है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लें, वो कर लें, ये तो ये है कि हमें सारा कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे आप बताइएगा कि हम डिजिटल में कौन सा हार्डवेयर प्रोड्यूस करते हैं, या हमारे जो सॉफ्टवेयर इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, बड़े बड़े आप नाम ले रहे हैं या जिनके भी मार्केट है, उनमें किन पाकिस्तान का स्टेक है? किसी में भी नहीं है। हम यूजर हैं। यूजर का मतलब है कि जब आपको वो चीजें यूज करनी पड़ेंगी, आपको वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसका मतलब आपको इंपोर्ट बिल पड़ेगा, फिर उनको यूज करते हो आप, उनकी फीस जो है कि अब बात हुई है शकील आमिर साहब, इस पे बैठ के किसी दिन तफसील से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करें और ज़रा ऑप्शंस निकालें कि जो विजन था इमरान खान साहब का डिजिटल पाकिस्तान वाला, और उस पर इकॉनमी को सपोर्ट किस तरीके से मिल सकती है और हमें अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है, हम तमाम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच शकील आमिर साहब, आपने वक्त दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो कासिम अली शाह साहब। सबसे पहले और बुनियादी सवाल यही कि दूसरों की इज्जत उछालना एक बड़ा जो है ना वो ट्रेंड हो गया। अभी हमने रिसेंटली देखा कि जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, हमें कोई एक चीज़ मिल जाए हम सब उस पर एक दूसरे को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये इतना क्यों बढ़ रहा है, वजह क्या है? हमें कौन सी ऐसी तसल्ली और तस्कीन मिल रही है दूसरे के बारे में बात करके और दूसरे की इज्जत उछाल के? कासिम अली शाह साहब। अच्छा रमशा, दुनिया में जो काम है, कामों की बुनियादी 2 किस्में हैं। कामों में अहम तरीन काम उन्हें हमेशा तरजीह अव्वल पे रखना चाहिए, और कामों की दूसरी किस्म वो है जो गैर अहम काम है। जब भी किसी शख्स के पास शऊर कम होता है तो वो ज़िंदगी के गैर अहम कामों को तरजीह अव्वल पे रख लेता है, और जो अहम काम है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने लग पड़ता है। आप वो तमाम के तमाम लोग जो दूसरों की ज़िंदगियों में झांकते रहते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनको ठीक करने की बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहीं ना कहीं गीबत करते रहते हैं, आपको इन सब की ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी। वो ये मिलेगी कि इनके अपने जो ज़िंदगी के अहम मसले हैं और अहम चीज़ें हैं वो ख़ुद अधूरी पड़ी हैं और वो ख़ुद ख़राब हैं। ये मिजाज है। दरअसल ये मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है, ये आदत भी है और ये एक मिजाज की शक्ल भी है, साइकोलॉजी जो कहती है। बदकिस्मती देखिए कि इस माशरे में, जिसे हम अपना माशरा या पाकिस्तानी माशरा कहते हैं, इस पाकिस्तानी माशरे में ये मिजाज हद से ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें आप ये देखिए कि कई बड़े बड़े नाम, सेलिब्रिटीज़, कॉलम निगार, दानिश्वर और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोगों की फैमिलीज़ और उनके करीबी लोग उनके ज़ाती मसलों को वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट करने लग पड़े हैं। आप अब ये देखिए,
हमारे आंख और हमारे कान जो देख रहे हैं ये फेमस लोगों की बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं जी। इससे कई गुना ज्यादा ये मामला इस वक्त साइबर क्राइम सेल में जाके देखिए, बेशुमार एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, बेशुमार FIRs हो चुकी हैं। बड़ी दुनिया को ये पता नहीं है कि जो वो काम कर रहे हैं, देखिए कामों में, आपके गलत कामों में भी कुछ किस्में एक गुनाह है, अल्लाह ने मना फरमा दिया कि टो ना लगाओ, किसी की ज़िंदगी में मत झांको, मना फरमा दिया कि किसी के घर के दरवाजे में अगर सुराख है तो उसमें से अंदर ना देखो बार बार, मना फरमा दिया कि 3 बार तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद आप रुक नहीं सकते, आपको जाने का हुक्म है। और साथ ही साथ गुनाह के एक और है, वो है सोशल, आप एक क्राइम कर रहे हैं, आप एक समाज में रहते हुए आप एक जुर्म कर रहे हैं, और वो जुर्म ये है कि किसी की मर्जी के बगैर, किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर और उसकी ज़ाती ज़िंदगी को आप डिस्कस कर रहे हैं। अब रमशा हुआ ये कि जब से सोशल मीडिया आया, ये जो दिलों की सारी कह लीजिए हसरतें थीं, ख्वाहिशें थीं, छुपी हुई अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूं तो है हिंदी का वर्ड भावनाएं थीं, वो सब की सब अंदर की छुपी हुई सब चीज़ें लोगों के लिए उन्हें एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान हो गया। क्यों? पहले देखिए आप किसी के कान में बात डालते थे, जो अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि बचने का हुक्म है और अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म है कि उनसे बचो जो वसवसे डालते हैं। वसवसा डालने का मतलब ये है कि आपके कान में कोई ऐसी बात की जाए कि आप किसी के बारे में बदगुमान हो जाएं। आज कान में बात आपके पहुंचती है सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के जरिए और बाकी तमाम मीडियम्स के जरिए। अब हुआ ये कि जैसे ही हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया, टेक्नोलॉजी का मिलना आसान हो गया, कम्युनिकेशन आसान हो गई, तो ये अमल या ये एक बदफेली, ये एक बुरा अमल, ये एक बुरी आदत कि दूसरों की ज़िंदगियों को डिस्कस करते रहना, ये बढ़ गया। आपको ये भी बताऊं, दुनिया में जो इंसानी नफ्सियात है वो ये कहती है। एक और चीज़ हुई शायद, जी देखिए, ये जो हमें मशहूर होने का शौक़ आ गया और उसका मशहूर होना इंतहाई आसान हो गया। पहले तो मशहूर होना भी जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल काम था। अब तो सोशल मीडिया या उस पे जो एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर और बहुत इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें, उनके थ्रू आप बड़ी आसानी से जो है ना वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। और वायरल होने का जो शौक़ है, हम चाहे हमें नेगेटिव पब्लिसिटी करना पड़े, हम ये चाहते हैं कि हाँ जी हम मशहूर हो जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, इतने मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है उसके लिए हमें किसी की इज्जत दाव पे लगानी पड़े, किसी की जिंदगी दाव पे लगानी पड़े, किसी के साथ कुछ भी होता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है। हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सब चीजें कर रहे होते हैं। ये जो प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में, इस पे कंट्रोल हो सकता है क्या कासिम अली शाह साहब, और कैसे? क्योंकि ये तो फिर चीज बढ़ती जाएगी और आगे मामलात खराब होते जाएंगे। रमशा, इसमें 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए करने वालों को, वो मेंबर है, वो टीचर है, वो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो एनालिस्ट हैं, वो एंकर्स हैं, इन्हें बात करनी चाहिए कि खुदा के बंदो हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है। हम सिर्फ अपनी सरहदों की हदूद की हिफाजत कर रहे हैं। जो हमारे लोगों के रवैये हैं, जो एटीट्यूड हैं, जो उनके अंदाज, अतवार और आदतें हैं, कभी उनको देखिए वो कितनी बीमार हो चुकी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि समाजी लिहाज से हम कई तरह के कैंसर्स का शिकार हैं, उसमें से एक कैंसर जिसका तज़किरा आज हम कर रहे हैं कि दूसरों की ज़िंदगियों में हम झांकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम एक मैं नुक्ता बताना चाहूँगा कि फेमस होने में और इज्जतदार होने में बड़ा फ़र्क है। ऐन मुमकिन है एक बंदा जो है वो बॉर्डरलेस फेमस हो लेकिन वो बदनाम हो, और ऐन मुमकिन है एक बंदे को चंद लोग जानते हों लेकिन वो इज्जत से जानते हों। तो हमें अपनी यूथ को, यंगस्टर्स को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि आपने इज्जतदार बनना है। और इज्जतदार बनने के लिए मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि आपको काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, शॉर्टकट नहीं होता। थोड़े वक्त में किसी मकाम पे आप नहीं पहुंच सकते, आपको ऑर्गेनिक एफर्ट करनी पड़ती है। आप कुकड होके मार्केट में आते हैं, फिर आपका नाम बनता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लगाते हैं, आप प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, आप दूसरों की अजीब अजीब तरह की, अब मैं आपको एक कॉमन रवैया बताऊं। आज गाड़ी के साथ गाड़ी हिट होती है ना, तो इर्द गिर्द वाले उतर के उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आज मोटरसाइकिल से बंदा गिरता है, उस गिरने की भी वीडियो बनती है, उसका सर फटने की भी बनती है, 1122 के आने की भी बनती है, लोग जो कर रहे हैं उसकी वीडियो भी बनती है। अब हुआ ये कि कहीं ना कहीं हमारी आंख और हमारे कान हर वक्त समाज की बुराइयों को ढूंढने लग पड़े। वो इशफाक अहमद साहब के उस्ताद की तरह उन्होंने कहा जी मक्खी की 86 आंखें हैं। उन्होंने कहा लानत है उस मक्खी पे जिसकी 86 आंखें हैं लेकिन वो बैठती गंद पे है। तो इन मोबाइल कैमरों ने, इन लोगों के मिजाजों ने
कि जिनके सही बात हाथों है, में बड़ी कैमरे हैं, बड़ी उन्होंने की 86 बात है। मैं चाहूंगी कि आंखें हम होने के ब्रेक, बावजूद मुझे कासिम अली शाह साहब चूंकि लेना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसमें हमें बताया गया है, सिखाया गया है कि दूसरों का पर्दा रखा जाए। अल्लाह ताला जब हमारा पर्दा रखता है, हमारे अंदर इतने ऐब हैं, उसकी ऐब जोई करता है, और हमें अगर जो काम हम कर रहे हों, जो गलतियाँ कोताहियाँ और जो हमारे ऐब हैं, अगर वो जाहिर करना शुरू कर दे दूसरे पर अल्लाह ताला, तो यकीन करें कि हम शायद किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहें। तो अल्लाह ताला जब हमारा पर्दा रखता है तो ऐसे में इंसान को जो ताकीद की गई है कासिम अली शाह साहब कि एक दूसरे का पर्दा रखो, किसी की इज्जत ना उछालो, दूसरों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी ना करो, बहतानबाजी ना करो, ये सब चीज़ें हमें सिखा दी गई हैं, लेकिन वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनती? हम इस्लामी मुल्क में भी रहते हैं, इस्लामी इक़दार की बात भी करते हैं, नमाज रोज़ा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमल बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा देखिए, हमें एक बात माननी पड़ेगी कि मजहबी होने का मतलब सिर्फ इबादत गुजार होना नहीं है। मजहबी होने का और दीन को फॉलो करने का मतलब ये भी है कि हम इस्लामी मुआशरत को फॉलो करें, इस्लामी इक़दार को फॉलो करें, और वो तमाम के तमाम वो समाजी चीज़ें जिनसे मना किया गया है उनसे बचें, और जो अहकाम हैं उनको फॉलो करें। एक बड़ी खूबसूरत कुरान पाक में अल्लाह का ये इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास हैं। जो लिबास होता है ना, उसका रमशा सबसे अहम काम होता है कि लिबास छुपाता है, पर्दे में रखता है, ढांप के रखता है, मुश्किल मौसम से बचाता है, आपको मुनफरिद बनाता है, आपको मुमताज़ बनाता है, आपको सिक्योर करता है, मौसम की मुश्किलात से बचाता है, आपके ऐब सारे उसके ज़ेरे साया छुप जाते हैं। यानी जो सबसे करीबी रिश्ता है, बहुत ही करीब का रिश्ता जो दुनिया में आप बनाते हैं, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और अल्लाह उसको लिबास से तशबीह दे रहा है कि लिबास की मानिंद है। अब आप ये देख लीजिए, जितने आपके करीब के ताल्लुक़ हैं वो करीब के ताल्लुक़ कहीं ना कहीं छुपाने वाले, दरगुजर करने वाले, माफ़ करने वाले होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर मियाँ बीवी के रिश्तों में भी देखेंगे कि कई ऐसे केसेस मिलेंगे आपको अदालतों में और FIA में और पुलिस के पास, जहाँ पर बीवी ने मियाँ को एक्सपोज़ कर दिया है, जहाँ पर हस्बैंड ने बीवी को एक्सपोज़ कर दिया है, और इतने बुरे तरीके से एक्सपोज किया है कि उसकी बाद की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। ये भी बता दूं कि दीन क्यों मना करता है। और कासिम अली शाह इसलिए साहब मना करता है जब आप अदालतों में क्या एक्सपोज कर दिया, अब तो वही वाली बात, सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सपोज कर दिया है, तो ये हद तक हम जो है ना वो गिर चुके हैं। अब देखिए, इसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी को एक्सपोज इस तरह करते हैं और वो बंदे का सारा तारुफ बुरा हो जाता है, और उस बंदे के पास फिर इस्लाह की गुंजाइश नहीं रहती। एक ऐसा गुनाहगार जो छुपा हुआ गुनाहगार है, जिसका गुनाह सिर्फ अल्लाह को पता है, उसके इस्लाह की 100% उम्मीद है कि वो तौबा करे और वापस आ जाए। लेकिन एक मशहूर गुनाहगार जिसके बारे में सब जानते हैं, वो ठीक होना चाहेगा, लेकिन जो सोशल इमेज है उसका, जो लोग उसके बारे में तज़किरे कर रहे हैं, जो उसका नाम ले लेके उंगलियां उठा रहे हैं, वो इमेज उसको ठीक नहीं होने देगा। तो दीन में हिकमत ये है कि आप पर्दा इसलिए डालिए कि क्या पता किसी की इस्लाह हो जाए, और क्या पता कि कोई ठीक हो जाए और उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो पहले वाली गलत ज़िंदगी से बेहतर हो। सो ये एक खूबसूरत एक वैल्यूज़ हैं दीन की, जिसमें पर्दादारी का और छुपाने का, और गुनाहगार, देखिए गुनाह से नफ़रत कर सकते हैं, आप गुनाहगार से नफ़रत नहीं कर सकते। क्या पता आज का गुनाहगार तौबा करे और वो बख्शा जाए, और आप जो उंगली उठा रहे हैं उसको गलत कह रहे हैं, आपकी पकड़ हो जाए। ये भी रमशा बात कहूँ कि जो हम मेहनत करते हैं दूसरों की गलतियाँ ढूंढने की, उतनी मेहनत अगर हम खुद पे कर लें तो हमारी इस्लाह हो जाए। यानी हम खुद पे मेहनत करने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरों की गलतियों को इंडिकेट करके हम इसका मज़ा लेते हैं। हमें अच्छा एक बड़ा अहम काम जो हमारे सुनने वाले कर सकते क्या हैं, ये प्रैक्टिस कासिम अली शाह साहब बदखोई करे, ये ले जा सकती है? जी जी, मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारा सुनने वाला को बड़ा बुजुर्ग बैठा हमें सुन रहा है और वो उसके सामने कोई किसी की बदखोई करे, तो वो उसको माजरत करे, शटअप कॉल करे कि भाई मैंने नहीं सुननी, तुम एक गलत काम करने लगे हो, तुम एक बुरा काम करने लगे हो। तो हम किसी को गीबत करने से रोकते भी नहीं हैं और गीबत खुद भी करके रुकते नहीं हैं।
तो जब आप किसी को बुराई से रोकेंगे ही नहीं या बुराई को बुराई जानेंगी नहीं तो वो माशरे में कैसे ख़त्म होगी? तो कासिम अली शाह साहब, ये जो इज्जत लोग उछालते हैं, जैसे हमने कहा ना कि गीबत करने में तो और सुनने में बड़ा मज़ा आता है, पूरे पूरे सेशंस होते हैं उसके तो गीबत के, तो ऐसे में लोगों को किस तरह से रोका जा सकता है? जो लोग दूसरों की इज्जत उछालते हैं उनकी हौसला शिकनी कैसे की जाए ताकि ये प्रैक्टिस जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ? देखें, एक तो जो कानून है इसका पता होना, शऊर होना, वो मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पे कम से कम जो हमारे बुकला हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं साइबर क्राइम के, वो आके बताते भी रहते हैं कि आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी अगर तस्वीर बनाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, ये एक क्राइम है। आप किसी के अगर आप टो लगाते हैं और उसके बाद उसकी तशहीर करते हैं, ये क्राइम है। लेकिन क्राइम के साथ साथ अगेन समझिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये आपको खुद पे कंट्रोल करना है कि ये अगर आदत मुझे पड़ गई है तो मैंने बचना है, मैंने अवॉइड करना है। और हर वो बंदा जो माशरे में बाशऊर है उसका फ़र्ज़ है कि इस तरह के लोगों को डिस्करेज किया जाए और उनको कहा जाए कि आप गलत कर रहे हैं। जब तक गलती की निशानदेही नहीं होती उस गलती को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये नहीं बताया जाता, और हम बिलखसूस अपनी यंग जनरेशन्स को अगर नहीं बताते जिन्होंने मुल्क संभालना है, ये 12 से 13 करोड़ की तादाद में हमारे यंगस्टर्स मौजूद हैं इस मुल्क में, अगर हम इनको रोकते नहीं, इनको बताते नहीं, इनको समझाते नहीं, इनको अवेयर नहीं करते, तो फिर मेरा ख्याल है माशरा बड़ी तेज़ी के साथ तबाही की तरफ चला जाएगा। क्योंकि इससे रंजिशें बढ़ती हैं, तदूरतें बढ़ती हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं, बदनामी के बाद इस्लाह की गुंजाइश कम हो जाती है, अल्लाह पे भरोसा और यकीन कम होता है। इज़्ज़तें रखने वाला रब है, पर्दे डालने वाला रब है। अल्लाह को जो सबसे बेहतरीन अमल पसंद है, जो मैंने हदीस और कुरान से समझा, वो है सतारुल अयूब होना उसका, कि वो पर्दे डाल देता है, वो छुपा देता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का बड़ा खूबसूरत कौल है। आप फरमाते हैं कि अगर बाप की नीयत का और बाप की सोच का बेटे को पता लग जाए तो बेटा उसका जनाजा नहीं पढ़ सकता। आप देखिए कि अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि वो सोच पे भी पर्दे डालता है, आपके अमलों पे भी पर्दे डाल देता है। और वो तमाम के तमाम फेल जिनको मना किया गया गुनाह है और सख्त सजाएं हैं, उनके गवाहों की तादाद भी ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना है, इतनी बड़ी सज़ा देनी है, तो उसके गवाह भी फिर 3 होने चाहिए। कासिम अली शाह साहब, क्या ये बहुत बेहतर ना हो जाए अगर हम पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करने की कोशिश करें, और ये जो दूसरों की इज्जत उछालने वाला या उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे तो हम बहुत नज़र रखते हैं कि इसमें ये बुराई है, तुम में ये खामी है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, हम ये सारी चीज़ों की निशानदेही करते हैं। लेकिन क्या ही बेहतर हो जाए कि हर इंसान, वो जितना भी बुरा हो, उसमें जितनी भी खामियां हो, उसके अंदर अच्छाई ज़रूर होगी। तो उस अच्छाई को तलाश करने की कोशिश करें और उसको अपने अंदर भी अडॉप्ट करें, ना कि हम दूसरों के खामियों पे जो है ना वो नुक्ताचीनी करते रहें, उस पर उंगली उठाते रहें। किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर सभी ये कोशिश करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से बड़ी हेल्दी चीज़ और हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है अपने अतराफ हम लोगों के साथ करें तो। रमशा, मेरा ख्याल है हर शख्स को एक्नॉलेजमेंट, इज़्ज़त, प्यार, एहतराम, शाबाशी अच्छी लगती है। हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत ऑक्सीजन है, लेकिन एहतराम और इज़्ज़त भी उसकी बुनियादी ज़रूरत है। तो अगर हम माशरे में ये ट्रेंड चले कि हमने लोगों की अच्छाई देखनी है, उनको शाबाशी देनी है, उनका शुक्रिया अदा करना है, उनके अंदर कोई खूबी है तो उस खूबी का तज़किरा करना है। देखिए, बड़ा अच्छा जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, वो कहते हैं जो दोस्त है वो आपसे आपकी बुराई बयान करता है, लेकिन आपके बाहर कहीं गैर मौजूदगी में आपकी खूबी बयान करता है। यानी दोस्त जब भी होगा वो आपके पास बैठ के आपकी खामी कर लेगा कि यार ये ठीक कर दो, लेकिन गैर मौजूदगी में हमेशा खूबी बयान करेगा। यहाँ उल्ट हो चुका है। आपको बड़े लोग मिलेंगे जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उठ के जाएंगे वो आपकी बदियां करनी शुरू कर देंगे। ये सारे के सारे समाजी बीमारियां हैं इस माशरे में, जहाँ इतनी तबलीग हो रही है, जहाँ इतने मेंबर पे दर्स दिए जा रहे हैं, जहाँ इतने चैनल्स पे काम हो रहा है, जहाँ इतने एंकर बोल रहे हैं, जहाँ इतने स्पीकर्स बोल रहे हैं, जहाँ इतने मुबल्लग बोल रहे हैं, वहाँ पर मेरा ख्याल है इन तमाम समाजी बुराइयों और बीमारियों की निशानदेही और इनकी इस्लाह की बात भी होनी चाहिए। कासिम अली शाह साहब, एक बहुत बड़ा मसला है ये जो इज्जतें उछालने वाला, ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने वाला,
कैरेक्टर असैसिनेशन वाला, उसका बहुत बड़ा जो पीछे मसला होता है या बुनियाद होती है, बेस होती है, वो एक जेलसी फैक्टर है। ये जेलसी फैक्टर हम में बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं है, या जो है ना वो फिर वही वाली बात के कल्ब की तस्कीन के लिए हम कर रहे होते हैं? जेलसी को कैसे जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है, और इसकी बुनियादी वजूहात होती क्या है? क्या हमारे अपने अंदर कमियां हैं या कोई और वजूहात हैं? रमशा, मेरा ख्याल है जेलस होने वालों से ज़्यादा जेलस करने वाले को ही निशानदेही हम कर रहे। ये बड़ी दुनिया इस वक्त अपनी गाड़ी दिखाना चाहती है, अपना बड़ा घर दिखाना चाहती है, अपनी अशिया की तशहीर करना चाहती है। मैं तो कल से कंपेन मैंने शुरू कर दी है कि हम लोग जो अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज़ की, अपने नाश्तों की, अपने लंच की, अपने डिनर्स की, अपने सूटों की, अपनी शॉपिंग की, ये जो तशहीर सोशल मीडिया पे करते हैं ना करें। हम किसको दिखाना चाहते हैं, हम किसको बताना चाहते हैं? हम अपने हासिद पैदा करते हैं, वो हासिद वहाँ पर तो लाइक, टिक या कमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में वो हमारे खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करते हैं, वो बदखोई करते हैं। वो मुमकिन है कोई तशहीर करें कहीं बैठ के, वो तज़किरा करें, वो गीबत करें, वो कोई चालबाजी करें, वो कोई चापलूसी करें, वो कुछ चालाकी करें। उससे बचने का हल ये है कि हम पहले तय करें ये सोशल मीडिया ये किस लिए है। ये मतलब अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तशहीर के लिए आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो रोज़ अपनी बेगम के साथ तस्वीर लगाते हैं, वो समझ नहीं आती उनकी साइकोलॉजी की कि वो असल में दिखाना और बताना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आए आपको कई लोग मिलेंगे वो अपने रोज़ नाश्तों की, खानों की तस्वीरें लगा रहे हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे रोज़ पोस्ट करते हैं कि जनाब आज जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सबसे पहले ये सोशल मीडिया से पहले पीछे जो खड़ा जिसने मोबाइल पकड़ा उस बंदे की इस्लाह होने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हमेशा अवेलेबल होती है, इस्तेमाल की जा सकती है, इस्तेमाल करने वाला उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये बड़ा अहम है। तो हासिद दरअसल लोग अपना खुद पैदा करते हैं। हसद जो है वो दिलाया जाता है अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, तशहीर करके, दिखा के। फिर मुआजना बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और कंपैरिजन अपने से ऊपर वालों से। हम नहीं देखते कि हमसे नीचे कितनी दुनिया और वो कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी है। नीचे देखेंगे तो शुक्र अदा करेंगे, लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो फिर आपको लगता है मेरे पास है ही कुछ नहीं, और आप हसद में चले जाते हैं। सही। कासिम अली शाह साहब, एक और चीज़ है कि किसी में कोई ऐब देखें, किसी में कोई कमी देखें तो उसकी इस्लाह भी करनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उसको बता दें, लेकिन अकेले में एक तो ये फैक्टर है। पॉइंट आउट किस तरीके से कर सकते हैं, और इस्लाह में जो तनकीदी पहलू है वो ना हो, किस तरीके से जो है वो बताया जा सकता है कि उसे भी बेहतरी की तरफ लाया जाए, एक काविश इस तरह से भी हो? कैसे पॉइंट आउट करें, कैसे बेहतर करें? रमशा, देखो ये ताल्लुक़ की बुनियाद पे होता है। जितना ताल्लुक़ मजबूत होता है उस ताल्लुक़ में ये गुंजाइश होती है कि इस्लाह की जा सकती है और क्रिटिक किया जा सकता है, तनकीद की जा सकती है। जब भी ताल्लुक़ कमज़ोर होता है तो उसमें इस्लाह अगर एक दूसरे की जाए ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। लोग ताल्लुक़ मजबूत होता नहीं है और वो इस्लाह भी नहीं कर पाते। ये एक आम मिजाज है दोस्तों में, कई सो कॉल्ड दानिश्वरों में और कई सो कॉल्ड हमारे मॉडर्न लोगों में, जो लोगों की बुराइयों को, कमज़ोरियों को पकड़ते हैं और चुराहे में, मैं फेसबुक को चुराहा मानता हूँ, वो चुराहे में उसकी तशहीर करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये देखें जी ये इस तरह है, या उसे बढ़ा चढ़ा के इस तरह बताते हैं कि वो मनफी लगता है, वो मुस्बत नहीं लगता। ये याद रखिए, ये कहीं ना कहीं नफ्स की तस्कीन है, ये कहीं ना कहीं अपना छोटापन है, ये अपनी शख्सियत और पर्सनैलिटी की कुजी और ख़ामी है। ये जब भी इस तरह के लोग करेंगे, लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप याद रखें, जिसको भी अपनी कमज़ोरी बताएं, पेट नंगा करके दिखाएं और वो तशहीर कर दे, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लोग उससे अवॉइड करने लग पड़ेंगे, लोग उससे बचना शुरू हो जाएंगे, और आपको ये तमाम के तमाम लोगों में सेल्फ लव ज़्यादा मिलेगा, इनमें नरगसियत ज़्यादा मिलेगी, इनमें तकब्बुर ज़्यादा मिलेगा। ये सो कॉल्ड कई ऐसे दानिश्वर आपको मिलेंगे जिन्होंने ये ठेका लिया हुआ कि हर चलती गाड़ी के पीछे भागना है और हर उड़ती पतंग को बुरा कहना है और हर ग्रो करने वाले बंदे को क्रिटिक करने लग पड़ना। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये पीछे मिजाज है, ये हसद है, जिसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि उनके अंदर इतना हसद और बुग़्ज़ पाया जाता है कि उनसे रहा नहीं जा रहा, और वो फेसबुक पे या मुख्तलिफ जगह पे ट्वीट करते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं। कासिम अली शाह साहब, ये जो हसद और बुग़्ज़ की हम बात करते हैं,
इससे हम कहते तो हैं कि बचना चाहिए, खुद भी हम अपनी ज़िंदगियों में करें ये, लेकिन अब एक बड़ा जो, क्योंकि जिस तरह से हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस तरह लोगों को लाइमलाइट में देख रहे हैं, उससे हसद और ये बुग़्ज़ ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है, ना चाहते हुए भी जो है ना वो कहीं ना कहीं चीज़ आपके दिल में, आपके दिमाग में वो आपको जो है ना वो पिन करती है। तो ये ना हो और इससे बचें कैसे, क्योंकि ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके अंदर बिल्ट इन हो रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में जो करने वाले काम हैं वो करने चाहिए, अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात का तयन करके उस पर अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, अपनी खामियों को ठीक करना चाहिए। देखिए, दो मिजाज होते हैं, एक मिजाज है टिपिकल हमारे मतलब जो माशरे में पाया जाता है, दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहना और उनको ठीक करने की कोशिश करते रहना। सूफिया का, बुज़ुर्गों का और बाबा बुल्ले शाह का जो मैसेज है वो ये है कि आप अपने अंदर खामी ढूंढें, आप अपनी इस्लाह करें, आप अपने नोकदार कोनों को मुलायम करें ताकि वो चुभ ना जाएं। और एक बात आपको बता दूं, अगर किसी का दीनदार होने से, अगर किसी के बड़े ही नेक होने से उसके रवैये ठीक नहीं हुए, उसकी सोच ठीक नहीं हुई, उसकी आदतें ठीक नहीं हुई, उसकी ज़ुबान ठीक नहीं हुई, तो उसे क्वेश्चन सोचना चाहिए वो कैसी इबादत कर रहा है जिसने उसको खुद ठीक नहीं किया। वो नजरिया, वो आपका अकीदा और वो दीन जो आपको ठीक नहीं कर सका, उसकी आप तशहीर करके दूसरों को कैसे ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात यही है कि हम अगर अपनी इस्लाह करते रहें और अपनी ज़ात पे काम करते रहें, रादर दैन कि हम दूसरों को स्टॉक करें, दूसरों के मामूलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करें, हमें अपने मामूलात को और मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपसे रही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, तेज़ लू हो, अगर शदीद दर्जा हरारत हो और हीट वेव का भी चूँकि अब वो रहता है, मौसम में तब्दीली रहती है, तो उसमें कैसे वाटर इंटेक को जो है ना वो यकीनी बनाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि कौन से ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करें कि हम गर्मी की शिद्दत में कमी ला सकें और अपना बॉडी टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर सहर चावला, अस्सलाम वालेकुम। जब हमारा मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म और हाइड्रेशन लेवल को लेकर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। लोग ज़्यादातर, हमारे यहाँ पे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, लोग समझते हैं कि गर्मियों में शायद आपके पास वेट लूज़ करना ज़्यादा इजी होता है। नहीं, सर्दियों में आपके पास वेट लूज़ करना ज़्यादा इजी होता है, और वो इससे क्योंकि सर्दियों में अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी की हीट और एनर्जी कंजर्व करने के लिए आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जो कैलोरी बर्निंग स्पीड है, वो तेज़ हो जाती है। गर्मियों में भूख कम लगने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके जो मेटाबॉलिज्म है, कैलोरी बर्निंग स्पीड है, वो स्लो हो जाती है। क्योंकि अगर गर्मियों में भी आपकी कैलोरी, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, अगर गर्मियों में भी आपकी कैलोरी बर्निंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी, तो इसका मतलब है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर तेज़ रहेगा। जितनी तेज़ वो स्पीड रहेगी, तो बाहर से भी अगर टेम्परेचर हाई होगा और अंदर से भी टेम्परेचर हाई होगा, तो जाहिर है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब अगर हम इसमें वो खाने लेते हैं जो मजीद बॉडी की कैलोरी बर्निंग स्पीड को ज़्यादा तेज़ करते हैं, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी तासीर गर्म है। इसका मतलब है कि वो आपके पास बॉडी में जो है वो गर्मी करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास जो तेज़ मसाले हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद मैं उन हर्ब्स पे भी आऊँगी जिनकी ठंडी तासीर है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके पास अदरक और लहसुन वैसे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो आपके पास वो बॉडी में गर्मी ज़्यादा कर सकती है। इसी वजह से तेज़ मिर्चें हैं आपके पास, जो प्याज हैं, ये आपके पास गर्मी ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ होती है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। अल्लाह ताला ने जितनी भी खुराक क्रिएट की है, उस हर खुराक के पास एक एबिलिटी है बॉडी में एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर तेज़ करने की। उसमें खुराक के जिस जुज़ के पास सबसे ज़्यादा सलाहियत है बॉडी में टेम्परेचर तेज़ करने की, वो आपके पास प्रोटीन होता है। इससे गर्मियों में बहुत हैवी प्रोटीन फूड, खास तौर के रेड मीट, ऑर्गन मीट, इससे परहेज़ करें। इसको हफ्ते 10 दिन में एक आध बार ही लें। इसी तरह मसाले और प्रोटीन के अलावा जो आपके पास जंक फूड होता है, जो बहुत ज़्यादा फैटी फूड होता है, वो भी बहुत बॉडी में जो है वो गर्मी को बहुत ज़्यादा ईजिली तेज़ कर सकते हैं। तो इन खानों को आपके पास अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह बेशुमार खाने अल्लाह ताला ने गर्मियों में, मौसम गर्मा में हमें वो दिए हैं जो कि बॉडी का हीट कम करते हैं, हाइड्रेशन लेवल रिस्टोर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स स्टोर करते हैं, तो उनका इंतखाब करना चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गर्मियों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए? और दूसरी बात, ये पानी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? और बहुत सारे लोग तो सिर्फ ठंडा पानी मांगते हैं, तो क्या इस समर सीज़न में बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला जो पानी है वो आपकी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुँचाता डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। रमशा, ये जो कंसेप्ट बना हुआ ना हमारा एक, कि हमने जी बस जब खाना खा लिया तो ठंडा पानी पीना है और गर्मी आ गई है तो ठंडा पानी पीना है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के अंदर फ्रिजों वाला सिस्टम खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी दुनिया जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगी। होता यह है कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, तो उस वक्त हमारा जो जिस्म है ना, तो जो डाइजेस्टिव जो हजम करने वाला सिस्टम होता है, उस वक्त उस फेज से गुजर रहा होता है कि ग़िज़ा को हजम कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ठंडा पानी पीकर उसके डाइजेस्टिव जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम स्लो कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद हज़ूर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि पानी ना पियो। हम तो पानी तो क्या, हम ऊपर से ठंडा पानी और फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, तो वह हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है और उसके बाद गैसेज और ये वगैरह प्रॉब्लम जो होती है, तबखीर मैदा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि जो खाने पीने में आ जाता है, आपने कहा कि कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए, तो हमें जो स्पाइस है उसको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना होता। और मीट जो है, जो प्रोटीन है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल इसको नहीं करना होता, लेकिन थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहें, जैसे हफ्ते में एक बार जो है वो इस्तेमाल करें। फिजी ड्रिंक्स जो हैं इनसे बहुत दूर होना चाहिए। जो बेकरी आइटम्स हैं उनके से बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो जल्दी हज़म नहीं होती, इसलिए इन ग़िज़ाओं से परहेज़ ही जितना कर दिया जाए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मौसम आ रहा है कि गर्मी का है, बाहर निकलना होता है, सन स्ट्रोक होता है, लू लगती है लोगों को, तो उसके अंदर अब यह है कि मैं अपने नाज़रीन को एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूं कि आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, कहा जाता है जी कि लू लग गई है इसको। तो लू जो है ना, इसका आम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो एक ही मानी में आप देखेंगे कि जब भी घर से निकलना हो तो पानी पीकर निकलें। अगर आपको प्यास लगी हुई है तो धूप में नहीं जाएं। अब ये आप बाहर निकलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हीट है और आपने पानी नहीं पिया और आपको प्यास लगी हुई है, पसीना आ रहा है, नमकेत आपके जा रहे हैं और आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो आपको सन स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। इसलिए जब बाहर जाएं तो पानी पिएं। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हैं, तो पानी पीते रहें। तो ग़िज़ाओं में भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिनके साथ कद्दू है, तूरियाँ है, ऐसी जिनकी ठंडी तासीर होती है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गोश्त वगैरह से ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि परहेज़ किया जाए। जी रमशा, बिल्कुल। सहर, सलाद का इस्तेमाल वो किस हद तक बढ़ाया जा सकता है और फ्रूट इंटेक कितना ज़रूरी है? क्या इनको मिला के भी कोई कॉम्बिनेशन में चीज़ बनाई जा सकती है और इस्तेमाल की जा सकती है? ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा, लेकिन पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा कौन बात कर रहे हैं? मलिक शिफा मोहम्मद बोल रहा हूँ, मुल्तान से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैंने पूछना ये था डॉक्टर साहब से कि मेरी एज 53 ईयर है और मेरी जो हाइट है वो 5.8 है और मेरा जो मैंने अपनी डाइट पे बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन मेरा जो वेट है वो लूज नहीं हो रहा है। इस एज में कितना वेट होना चाहिए? जबकि मेरा जो वेट इस टाइम वो 90 अराउंड है। आप कॉल पे साथ ही रहिएगा। सहर, आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? जी, मुझे आप बताइए कि आप डायबिटिक तो नहीं है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो नहीं है? जी नहीं, मेरा बीपी जो है वो बीच डाउन ही होता है, तकरीबन 110 ओवर 90 के करीब होता है। कोई एंटी डिप्रेसेंट्स तो नहीं लेते हैं आप या स्टीरॉइड्स? नहीं, कोई चीज़ नहीं लेते। आपका जो वेट शुगर पेशेंट तो नहीं है? जी अच्छा, आपका जो वेट है, वैसे तो आपके 24 आवर रिकॉल के बगैर मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या चाहिए। 24 आवर रिकॉल का मतलब ये है कि सुबह से रात तक की मुझे आपके खाने की रूटीन पता हो। आपका वेट अभी अपने प्रेजेंट वेट से 14 किलो कम होना चाहिए और आप इसको बहुत इजीली जज कर सकते हैं। घर में अपना वेस्ट हिप रेशो मेजर कर लीजिएगा, इंची टेप से वेस्ट और हिप की मेजरमेंट्स जो है इसको मेजर करके डिवाइड कर दीजिएगा। ये 1.0 होनी चाहिए। तो अगर ये 1.0 से ऊपर हो तो इसका मतलब है आपको वजन कम करने की जरूरत
जाता है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 13 से 14 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली आपकी एक 24 आवर रिकॉल के बगैर मैं नहीं बता सकती। हाँ, इसका एक छोटा सा आपके पास टिप ये है कि वो खाने जो आपके पास मेटाबॉलिज्म तेज़ करते हैं, जिसमें आपके पास सारे फल और सब्जियां शामिल हैं, अगर आप उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप जंक फूड को कट डाउन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को कट डाउन करते हैं, सफ़ेद आटे को कट डाउन करते हैं, चक्की वाले आटे की रोटी खाते हैं, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट वर्जिश भी करते हैं तेज़ी से। रमशा, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगी। आप फलों और सब्जियों का कह रहे थे, जो आपको गर्मियों में फल लेने होते हैं ना अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने के लिए और गर्मी कम करने के लिए, उनके लिए जो सिलेक्शन होता है वो थोड़ा स्मार्ट होता है। आपको सिट्रस फ्रूट्स कंपैरेटिवली गर्मियों में अवॉइड करने होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी, ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो वो मैदे की अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लें तेज़ाबियत बढ़ा देता है। जब मैदे की तेज़ाबियत बढ़ती है तो फिर मैदे को बड़े ज़ोर से काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेस करता है। तो अब इसकी जगह सिट्रस फ्रूट्स आपने गर्मियों में थोड़े कम करने, जैसे जैसे आप मई जून की तरफ आते हैं। अब आपने कौन से फ्रूट्स का इंतखाब करना है? आपने वाटरमेलन का इंतखाब करना है। वाटरमेलन में आपके पास विटामिन सी कंपैरेटिवली कम होता है, वो दिन की 25% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। विटामिन ए ज़्यादा होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है आपके पास। फ़ायदा ये होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम का कि पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है, हाइड्रेट करता है, ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके जाता है, और मैग्नीशियम एट द सेम टाइम आपका मेटाबॉलिज्म भी ऊपर लेके जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी तेज़ नहीं होने देता। इसके अलावा फलों में आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि सेब में भी कंपैरेटिवली विटामिन सी कम है और उसमें पेक्टिन है, सॉल्युबल फाइबर है, तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रह सकता है। आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल में पेपेन होता है, पेपेन जो होता है वो बॉडी में गर्मी जो है उसको तेजी से कम करता है। और आप केले का इस्तेमाल जरूर करें। केला एक कूलिंग फूड है, केला एक प्रॉपर हाइड्रेटर है। खास तौर पे जिस दिन आपने मसाले वाला खाना खाया हो उसके 30 मिनट बाद केला जरूर खाएं, वो मसाले वाले खाने की गर्मी को जो है वो कंपैरेटिवली कम कर देता है। सब्जियों में आप शलजम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। शलजम आपके बात वही है कि देखिए ना कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से भी आपने कहा कि सिट्रस फ्रूट वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो ये सर्दियों में आते हैं ताकि जब हमारी बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और गर्मियों में वाटरमेलन और बाकी जो फ्रूट्स आप नाम ले रही हैं वो आते हैं ताकि हमारी बॉडी को जो है ना वो सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अल्लाह ताला की कुदरत में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो है ना वो हमें समझने की ज़रूरत है कि सीजन फ्रूट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा मजीद भी बात करेंगे। फ़ारूक साहब से भी पूछेंगे कि मजीद किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से ऐसे मशरूबात हैं जिनको हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और दिन में हम ले सकते हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सो डॉक्टर इसहाक, आपसे यही पूछना चाह रहे थे ब्रेक से पहले कि ये जो ड्रिंक्स हैं हम कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? जूसेस का क्योंकि कहते हैं कि गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो किस तरह के ड्रिंक्स हों, कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है इस समर? रमशा मशरूबात तो माशाल्लाह बहुत से हैं। गर्मियों के अंदर में आप अब देख लें कि इतने जो फ्रूट हैं वो सर्दियों में नहीं होती जितने फ्रूट्स जो हैं वो गर्मियों में होते हैं। ठीक है जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी किसी मसलत के तहत है कि हमारा गर्मियों के अंदर जो है वो मिनरल्स का और जो है वाटर लॉस ज़्यादा होता है। मिनरल, सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था पसीने की वजह से। तो रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए फ्रूट्स बनाए हुए कि आप हर तरह के फ्रूट जो है ना वो ज़रूर खाएं। किसी को अवॉइड मत करें कि मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हाँ, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो नुकसानदेह होती है, लेकिन उसको खाएं ज़रूर। ठीक है जी, क्योंकि इसके साथ आपके विटामिन भी पूरे हो रहे होते हैं, मिनरल्स भी पूरे होते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी खाने में ये चीज़ होती है कि अगर आपने जो गोश्त है अगर वो ज़्यादा खाते हो, दूसरा यह है कि कच्चा सही बना हुआ होना चाहिए और उसको सही बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गोश्त के कच्चा है और उसको खाएं। और दूसरा यह है कि जो ग्रिल्ड होती हैं ये इनको ज़रा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब कोयलों के ऊपर पकती है तो उसकी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और धुआं लगने की वजह से ये इसके अंदर कार्सिनोजेनिक मादा पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये नुकसानदेह होता है। इससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप खाते भी हैं तो उसके बाद जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बनाना खा सकते हैं, ठीक है, अमरूद खा सकते हैं, इसके अंदर विटामिन ए भी होता है। और दूसरा एक यहाँ पर चलते चलते एक थोड़ी सी और बता दूं कि एक बहुत मैं फ़ायदे की बात बताने लगा हूं नाजरीन के लिए, प्लीज़ ये ज़रूर नोट कीजिएगा। आपने 150 ग्राम का एक प्याज लेना है, 150 ग्राम जिसका वजन हो, अगर कोई रेड से कलर का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसका पानी निकाल लेना है, 150 ग्राम के प्याज का पानी निकाल लेना, ठीक। अब उसका पानी निकाल के जितना भी निकले उसके आधा चम्मच उसके अंदर सिरका डालना है सेब का,
लेकिन सिरका खालिस होना चाहिए। सिरका से आधा चम्मच डाल दें और उसके अंदर शहद डालें। बेशक कोई शुगर का मरीज़ हो या ना मरीज़ हो, अगर कोई शुगर का मरीज़ नहीं है तो वो शहद ज़्यादा डाल सकता है, लेकिन अगर कोई शुगर का पेशेंट है थोड़ा सा शहद कम कर ले। ये लाजमी तौर पर अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो वबाई अमराज से बचाएगा आपको, सनस्ट्रोक से आपको बचाएगा। और इसकी ख़ास चीज़, प्लीज़ इसको आम चीज़ मत समझेगा नाजरीन, जिन लोगों के दिल के वाल बंद हों, दिल की शरियानें बंद हों, वो प्लीज़ मेरे कहने पर 1 महीना करके देखें। उसके बाद इंशाल्लाह, ठीक है, हम लोग क्लिनिक पर अपने मेडिसिन भी साथ देते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, दिल में सारा कुछ। और खासकर सनस्ट्रोक से बचने के लिए ये भी एक बहुत मशरूब है। लेकिन आप बाकी बलंगू हो गया, तुखम बलंगू हो गया, ठीक है जी, नियाज़बो के पत्ते हैं, उनका पानी पी सकते हैं। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब, मैं दोनों से पूछना चाह रही हूँ वेरी क्विकली कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गर्मी में कि जिनको एक तो पसीना बहुत आता है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर आप उनसे हाथ मिलाएं तो उनके हाथ गर्म रहते हैं गर्मी की वजह से भी, और वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा कुछ लोगों के होते हैं बॉडी में। तो ऐसे लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पसीना कम आए या जो है ना उनको गर्मी की शिद्दत में कमी हो सके उनकी बॉडी में? डॉक्टर साहब, पहले आप क्या तजवीज़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए? मैं इसके लिए 2 चीज़ों का आपको बताता हूं रमशा, ये दोनों आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, ये जो आजकल क्लिनिकली प्रैक्टिस में हम देखते हैं। एक तो वो लोग आते हैं कि जिनको कोई हाथ मिलाए तो उनका हाथ ही आग की तरह तपश होती है, गर्म होता है, पूरा जिस्म ही गर्म होता है, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन होती है। मैं उस कंडीशन में आपको बता दूं कि पहले जितने भी ऐसे लोग हों जिनका हाथ मिलाने से ही हाथ आग की तरह तप रहा हो, ठीक है ना, जिस्म गर्म हो, पाँव गर्म हो, तो उनको चाहिए कि वो हमेशा मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करें। पुदीना, छोटी इलायची और धनिया, इसका बॉयल कर कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें जितनी भी मशरूबात हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ख़ासकर कोशिश करें कि वो फ्रूट जो है ना, जिसमें आम है वो, अमरूद है वो, और बनाना है वो, ये इनको तो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, और फालसे का शरबत वगैरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये प्लीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ मिलाओ तो हाथ ठंडे होते हैं, लेकिन पेशेंट ये कहता है कि मेरे तो हाथों में से आग निकल रही है, जो उनके पाँव है उनमें से आग निकलती है, और वो लोग उनको जो है वो राख ले लेते हैं, उसके अंदर भिगो कर रखते हैं, या किसी चीज़ के अंदर पानी डाल लेते हैं, पानी के अंदर अपने पाँव में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर गर्मी में होती है। ये पैड होता है कि उनकी ब्लड की सप्लाई जो है ना वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे लोग मजीद ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, उनकी प्यास खत्म नहीं होती। ये बिल्कुल गलत करते हैं। वो गर्मी के मरीज नहीं होते, बल्कि उनको चाहिए होता है कि उनकी जो शरियाने हैं उनको सप्लाई देने वाली वे जो उनको डायलेट किए जा सके। तो प्लीज़ उनके लिए जो मैं बताने लगा हूँ, ये चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, अदरक एक छोटा है तकरीबन आधी इंच का टुकड़ा, और पुदीना तकरीबन 8-10 पत्ते हों, इसके रोजाना 1 मरतबा वो कहवा बनाकर पीना शुरू कर दें, उनकी पाँव की तलियों की जलन खत्म हो जाएगी। ये कभी गर्मी से नहीं होता, ये प्लीज जहन में रखें, ठीक है। और पानी जो है वो नॉर्मल पीना शुरू कर दें, ठंडा पानी ना पीना लगा। वालेकुम अस्सलाम जी। यासिर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरी उम्र है तकरीबन 54-55। हेलो 54। जी फरमाइए। ये जो मेरी ये डॉक्टर से पूछना है कि मैं तो गर्म पानी तकरीबन 10-12 साल से पी रहा हूँ, जबकि मैदे के अंदर ना मेरी तकरीबन हजम नहीं होता, और जो मसल्स है ना बहुत कमजोर है, गोश्त बिल्कुल लटका हुआ है। ये मुझे नहीं समझ क्या वजह है क्या नहीं है, और मुझे घबराहट बड़ी होती है। तो कोई कहता है गैस है। फोन पे साथ ही रहिएगा जी सहर। अच्छा मुझे बताइए कि आपका कार्डिक प्रॉब्लम्स रूल आउट हैं, कोई दिल की बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं वो नहीं है, वो मैंने चेक करवाई थी, वो ठीक है। ब्लड प्रेशर पहले हुआ था तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। है आपका? कंट्रोल है। अब गोलियां खाई थी ना तब तो बिल्कुल 110 तकरीबन 90 रहता है जी, 90-80 रहता है बस। अच्छा मैं आपको एक पावर पैक ड्रिंक बताने लगी हूँ। अभी आपने गर्मियों में इसका रोज 2 ग्लास पीने हैं। आपने 1.5 टेबलस्पून लेने हैं चने के, और आपने 1.5 टेबल, ये ताकत भी आपको देगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज करेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगा, आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा, और आपको मेंटली अलर्ट भी करेगा। 1.5 टेबलस्पून आपने चने का लेना है, 1.5 टेबलस्पून आपने पफ्ड ओट जो के आटे का लेना है, जो कि आपको बाजार से
भी मिल जाता है, उसको आपने ग्राइंड करना है अलग से, ठीक है। और उसमें आपने 7 चीज़ें डालनी है। एक आपने उसमें थोड़ी सी मेथी डालनी है, धनिया डालना है, पुदीना डालना है, तिल डालने हैं, अजवाइन डालनी है और थोड़ा सा आपने उसमें डालना है अदरक, ठीक है। इस सबको आपने ग्राइंड करके उसको स्ट्रेन नहीं करना, ठीक है, यानी उसको छानना नहीं है, उसको उसके फाइबर के साथ पी जाना है। और इस ड्रिंक का आपने, अगर आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो इस ड्रिंक का आपने, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी है ये ड्रिंक आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका कोई और डायग्नोसिस नहीं है तो इंशाल्लाह आप हफ्ता पूरा 2 बार इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। और एक और ड्रिंक आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी का जूस। अगर आपको कोई स्टमक का प्रॉब्लम नहीं है, या लौकी का जूस जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको नहीं हम देते हैं, जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है, लौकी के जूस का आप इस्तेमाल करें। लौकी के जूस में आपके पास सारे बी विटामिन है, विटामिन ए भी है, सी भी है, जिंक है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। लौकी का जूस इज अ वंडर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ राना सरफराज, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कि आपका प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव है। सेकंड में मैं फर्स्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें लें जिससे एनर्जी बूस्ट हो और जो कलर है इंसान का येलो से रेड हो जाए और मेमोरी भी तेज़ हो जाए। जी साहब। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि स्किन कलर आपका येलो से रेड हो तो आपको चाहिए, मैंने पहले भी बात कर चुकी थी, जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो सबसे बेस्ट होती है। जो स्ट्रॉबेरी का रेड कलर होता है वो जिस पिगमेंट की वजह से होता है वो एंथ्रोसायनिन्स की वजह से होता है। इसी वजह से स्ट्रॉबेरी के बैम्स भी अवेलेबल होते हैं, उसको खाने में इंक्लूड करें। और वो सारी खाने जिनकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन तेज़ होता है, आपके पास खजूरें हो गई, आपके पास अनार हो गए, आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका जो कलर है वो येलो से रेड हो जाता है। जो हमारे पास ब्रेन बूस्टिंग फूड्स होते हैं उसमें जो सबसे ऊपर का फूड है वो आपके पास मछली होती है, खासतौर पे सैल्मन, क्योंकि मछली में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर दिमाग से आप पानी निकालते हैं तो दिमाग 60% फैट है और उसमें से आधा फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ है। नट्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपका दिमाग तेज़ करती है वो बादाम, अखरोट और ग्रिल्ड पीनट्स हैं। इसके अलावा आप चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं। अंडा आपका दिमाग तेज़ करता है, अंडे में कोलिन है, कंसंट्रेशन मेमोरी तेज़ करता है। जो टर्मरिक है, टर्मरिक में अब मछली और अंडे से रिलेटेड तो बात यह है कि हम गर्मी की ग़िज़ाओं की बात करें तो उमूमन लोग ये समझते हैं, सहर और डॉक्टर साहब से भी बात करूंगी इसी बारे में, कि अंडे और मछली का इस्तेमाल जी गर्मियों में ना करें क्योंकि बहुत गर्म होते हैं, अवॉइड करना चाहिए। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, जो अंडा गर्म है ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। मैं इतना बता दूं, एक उबले अंडे में 80 कैलोरीज होती हैं और एक तले अंडे में 130 कैलोरीज होती हैं। और अंडे की योक में एक सब्सटेंस होता है कोलिन, जो कि दिमाग की कंसंट्रेशन और एक्टिविटी रखने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, एसिटाइल कोलिन। एक खातून की दिन की एसिटाइल कोलिन की रिक्वायरमेंट 425 मिलीग्राम और मर्द की 550 होती है, जो कि अदरवाइज डाइट से पूरी करना बहुत मुश्किल है। अंडे की योक में 112 मिलीग्राम होता है, तो अंडा ज़रूर लें। अंडे की तासीर गर्म नहीं है, अंडा दिन में आप एक ले सकते हैं, बल्कि अगर आप हेल्दी हैं, जवान हैं, तंदुरुस्त हैं तो आप 2 होल एग्स भी ले सकते हैं। मछली जो है आपके पास हफ्ते में 3 बार बहुत अच्छी है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में गर्मी कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, बॉडी का जो शुगर लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते हैं, बॉडी का इंसुलिन लो करते हैं। ग्रिल्ड फिश, अगर आप फ्राइड फिश नहीं ले रहे, मछली में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में आप हफ्ते में 3 से 4 बार न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं, आप ले सकते हैं। गर्मियों में आप 1 से 2 बार 3 से 4 दफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली आपकी जाते जाते कोई टिप्स क्या होंगी? वक्त मेरे पास कलील रह गया जी। हेलो जी डॉक्टर साहब क्या रेकमेंड करना चाहेंगे इस समर में आप वेरी क्विकली? हाँ जी, इसमें ये चीज़ है जी कि मैं ये कहूँगा कि नाज़रीन से कि खाना सभी को चाहिए लेकिन एक मिकदार में खाना चाहिए। अब ये चीज़ है कि गर्मी है तो अंडा नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को भी देना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल से बता दिया। ये गर्म शर्म का कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि कम मिकदार में खाएं। अब ये नहीं है कि आपने 2-2 अंडे खाने या 3-3 अंडे खाने, लेकिन खाएं ज़रूर। किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होता, मैंने नहीं देखा कि कोई चीज़ नुकसानदेह है। जैसे मिर्चें हैं, अब मिर्च की मैं बात करता हूँ कि स्पाइस है, लोग क्या करते हैं जी कि बिल्कुल फीके फीके खाने खाते हैं। अब स्पाइस अगर कहीं पर कोई नुकसान दे रही है, के अंदर जो कैप्सिसिन है वो अगर जाती है जीआईटी में जाती है तो वहां पर आपके इरिटेशन पैदा करती है और कहते जी मैंने ज्यादा मसाला खाया तो हुआ। लेकिन यही चीज जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी फायदेमंद बताई है कि जीआईटी में कहीं पर आपके ट्यूमर पैदा नहीं होने देती।
ठीक है जी यही चीज। अब कैप्सिसिन अगर आप छोड़ देते हैं, आप कहते हैं जी कि मैंने नहीं बिल्कुल नहीं मिर्च खानी, तो 100% आपके चांसेस है कि आपको नुकसान हो। हार्ट अटैक के अंदर उन लोगों के अंदर रिस्क बहुत कम हो जाता है जो स्पाइसी चीजें खाते होते हैं। अब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाना शुरू कर दें, अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दें। म्याना रवि इस्लाम के अंदर इसलिए बताई है कि किसी भी चीज को खाएं तो म्याना रवि में खाते रहें, कभी कोई नुकसान नहीं होते। आप मिर्चें भी खा सकते हैं, आप फ्रूट्स भी लें, आप वेजिटेबल्स भी लें, जूसेस का इस्तेमाल भी करें, फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल भी करें, अंडा और फिश भी इस्तेमाल करें गर्मियों में, जो हमने आज क्लैरिफाई भी किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर इसहाक हमारे साथ थे। डॉक्टर सहार चावला, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहीं पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।